जैसे हमने पहले में यूज किया वैसे ही अब हम इसको लेंगे इस वाले सेंटेंस के साथ। बात समझ में आ गई? जैसे हमने इसको सॉल्व किया ना, वैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इस वाले सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। देखिए आज की जो एक्सरसाइज है नरेशन की, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, क्योंकि इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नरेशन से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नरेशन में जब कई सेंटेंस दिए गए हों, कई प्रकार के सेंटेंस दिए गए हों, कभी कभी ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच दोनों वाक्यों दो वाक्य दो सेंटेंस होते हैं रिपोर्ट्स के, या दो से अधिक भी सेंटेंस होते हैं और बीच में रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं? देखिए अभी तक आपको जितने भी सेंटेंस बताए गए नरेशन के वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो बहुत ही बड़े सेंटेंस होते हैं उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज का, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है विल यू बी हेयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, फिर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी दी गई सी सेड, फिर उसके बाद लिखा है यस आई आंसर्ड। तो देखिएगा जब भी सेंटेंस कई सारे सेंटेंस आ जाएं तो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं कहां पर है, जहां पर सेड या सेड होगा वहीं से वाक्य हम स्टार्ट करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी बीच में हो तो उसे तुरंत वहां से उठा लेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो सी सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए वाक्य हमारा क्रिया से स्टार्ट है, इसका मतलब ए पार्ट है, तो प्रश्नवाचक ए पार्ट हो या बी पार्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क्ड का ही प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि मी है, तो सी सेड टू मी, तो बन जाएगा, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा सी आस्क्ड मी। अब हमने मी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लिया, क्योंकि दिया नहीं तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसके बाद जब वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं कंजक्शन। तो हमने यहाँ पर मान लिया इफ ले लिया, ठीक है ना? इफ या वेदर आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहो तो वेदर भी ले सकते हो। तो यहां से बात को स्टार्ट करेंगे। सी सेड, तो सी आस्क्ड मी हमने ऑब्जेक्ट माना हुआ है, इफ आ गया क्योंकि ए पार्ट का सेंटेंस है। अब इसको हम असर्टिव बनाएंगे तो पहले यू आएगा, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से तो हो गया आई। इसके बाद विल का क्या हो जाएगा? वुड, विल का वुड, सेल का शुड। आपको बढ़ा देंगे तो हो जाएगा बी, हेयर का हो गया देयर, फॉर द नेक्स्ट फ्यू, ये हो जाएगा मिनट्स। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया। आगे दिया गया यस, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। आई आंसर्ड माने मैंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि उसने मुझसे कहा या पूछा। तो इसका मतलब है कि ये जो लड़की है ये मी शब्द से क्या कर रही है? क्वेश्चन कर रही है, या कोई चीज पूछ रही है, कोई चीज बता रही है, ठीक है ना? तो वहां पर ये जो मी शब्द है, ये वाला जो पर्सन है, ये इसका जवाब ये यहां पर लिखा है कि आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया हाँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? या फिर मैं आपको और अच्छे समझा देता हूं अर्थ के अनुसार। ये उसने कहा, विल आपका साइकिल से स्टार्ट है तो क्या से आएगा? तो क्या तुम बी मैंने बने रहोगे, हेयर मैंने यहाँ, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ पल तक या अगले कुछ समय तक या अगले कुछ मिनटों तक। मतलब उसने यहां से सीधे अम्मी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम कुछ समय के लिए या कुछ मिनट के लिए यहाँ पर ठहर सकते हो या ठहरोगे। तब मैंने जवाब दिया हाँ कि मैं ठहरूंगा। तो इसका मतलब ये मी शब्द ने जवाब दिया। तो यहां पर देखिएगा हम लिख देंगे एंड माने और, आई, अब देखो जवाब दिया तो आंसर्ड भी लिख सकते हो, रिप्लाइड भी लिख सकते हो। तो आई रिप्लाइड, तब मैंने जवाब दिया। क्या भी जवाब दिया? यस। यस का मतलब रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ये बनेगा आपके। अब चाहो तो आप रिप्लाइड इन अफर्मेटिव केवल लिखो, इन द अफर्मेटिव लिखो, दोनों वाक्य आपके सही। अगर यहाँ पर नो होता कि मान लो जवाब वो दे देता कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा कुछ मिनट के लिए, तो आप लिख देते कि आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, या फिर आई रिप्लाइड इन निगेटिव। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से एक एक नियम को समझिए कि क्या मतलब अप्लाई हुआ है। इसमें अप्लाई क्या हुआ है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लेते हैं, तो सी आस्क्ड हो गया, ऑब्जेक्ट दिया नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं मान लिया। ए पार्ट का सेंटेंस है तो इफ लगाया, और इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, दो में आप कोई भी आप फ्री हो। इसके बाद जो सेंटेंस दिया होता है इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाया जाता है। असर्टिव बनाएंगे तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो यू आ जाएगा मम्मी से जब बदलेंगे तो हो जाएगा आई। विल का वुड हो जाता है सेल का सूट, तो वहां पर विल का वुड हो गया। शेष सेंटेंस हमने वैसे उतार दिया, चूंकि हेयर का देयर हो जाता तो यहाँ पर देयर चेंज किया गया है। इसके बाद जो हमने ऑब्जेक्ट माना है, मतलब ये जो सी लड़की है
उसने मुझसे कहा तो मैंने जवाब दिया ना कि हाँ, कि मैं रुक सकता हूँ कुछ समय के लिए। तो वहां पर हमने क्या किया है कि एंड लगा करके उसी चीज को रिप्लाई कर दिया। तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, मतलब मैंने एक सकारात्मक जवाब दिया कि मैं वहां पर रुक लूंगा कुछ समय के लिए। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। बिल्कुल सेम इसी तरह देखो, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य, फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो जब कभी ऐसी पोजीशन आ जाए कि इधर इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य हो, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य हो, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो हमेशा मैंने जैसे अभी इसमें बताया रिपोर्टिंग वर्ब को तुरंत वहां से उठा लेंगे। तो द बॉय आस्क्ड पहले ले लेंगे यहां से, तो बन जाएगा द बॉय आस्क्ड। अब देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हमने मान लिया कि मी ऑब्जेक्ट। देखो रिपोर्टिंग वर्ब तो पहले से ही चेंज है, तो ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पर दिया तो हमने ऑब्जेक्ट मी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन, तो प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा कंजक्शन बन जाता है, तो आ जाएगा व्हाट। इसके बाद इसको एसआरटी बनाएंगे तो यू मी से बदलेगा तो आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, करते बाद मेन और की सेकंड फॉर्म, तो आई मीन्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको और इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जब हमेशा याद रखिएगा, जब इधर वही सेम सेंटेंस हो इधर भी सेम, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव ये भी है इंट्रोगेटिव ये भी है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को एंड से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को एंड से जोड़ देंगे और रूल सेम लगाएंगे। जो हमने रूल यहाँ पर इसके लिए लगाया है वही रूल हम सेम इसके लिए यहाँ पर लगा देंगे। तो आई मीन तक इसके लिए हमने सॉल्व किया, अब लगा दीजिए एंड। अब एंड लगा के दूसरी वाली रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ, और हाउ के बाद क्या करेंगे, वाक्य को एसआरटी बनाएंगे। जैसे हमने प्रश्नवाचक शब्द व्हाट लिखने के बाद एसआरटी बनाया, वैसे हम हाउ लिखने के बाद हम उस वाक्य को एसआरटी बना देंगे। तो एंड हाउ ए बुक पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद सहायक क्रिया, तो कैन का हो जाएगा आपका कुड, इसके बाद बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। तो देखिएगा बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन ये सबसे सिंपल नियम है। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा कि जब इस प्रकार के सेंटेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये वाला, जब इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को उठाइए और दोनों सेंटेंस पर आप रूल अप्लाई कीजिए और एंड से उनको जोड़ दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए नरेशन तो आप लोगों ने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11 में और 12 में भी आप सॉल्व कर रहे हो। नरेशन ही चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 12 का। लेकिन नरेशन में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं जो आपको बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। लेकिन जो ये तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आज के वीडियो का, ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने नरेशन में तीसरे नंबर का ये जो क्वेश्चन अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो इसका मतलब है आप नरेशन में पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, मतलब पूर्णतया आप नरेशन के एक्सपर्ट नहीं कहलाएंगे। क्योंकि नरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्लास 12 की एक्सरसाइज 5C एक्सीलेंट ग्रामर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो उसी एक्सरसाइज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का या फिर कह सकते हैं अब तक की नरेशन के जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है। तो अगर इस क्वेश्चन का रूल आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आप नरेशन में पूर्ण रूप से बिल्कुल पक्के अंक के लिए प्राप्त हो जाएंगे, मतलब आप बिल्कुल पूर्णतः आप सक्षम हो जाएंगे नरेशन सॉल्व करने में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इतना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बारीकी से समझाएंगे आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। कमल सेड टू मी, कमल ने बहुत अर्थ से समझिए। पहले देखो जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो उसे पहले अर्थ से समझिए। कमल सेड टू मी, कमल ने मुझसे कहा, मतलब कमल एक लड़का है या व्यक्ति कुछ भी मान सकते हो। कमल ने मुझसे कहा, कमल ने मुझसे कहा वाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, कि तुम मुझे अपना पेन उधार क्यों नहीं दे देते हो। कमल ने मुझसे कहा, जैसे आपसे कोई कह दे कि तुम अपना पेन मुझे उधार दे दो थोड़ी देर के लिए, ऐसा। फिर इसके बाद आई विल रिटर्न इट, मैं इसे वापस लौटा दूंगा, वेन यूर, जब कभी भी, यू वांट, जब भी तुम्हें जरूरत होगी। मतलब कहने का सीधा सीधा ये इसमें कहा गया है कि जैसे मैं कह दूं आपसे कि आप मुझे अपना पिन कुछ समय के लिए उधार दे दो और जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो मैं इसे आपको लौटा दूंगा। ये अभी अभी तक का इतना अर्थ हुआ। इसी बात कह रहा है कि प्लीज हेल्प द नीडी, अर्थात कृपया मेरी सहायता करो या असहाय लोगों की सहायता करो। मतलब मैं तुम्हारी सहायता, सीधा सीधा कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है और सहायता ये है कि कुछ समय के लिए अपना पिन मुझे उधार दे दो और जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। तो देखो बात यहाँ पर क्या, हमें सबसे बड़ी पकड़ में क्या बात आती है कि
कमल और मेरे बीच जो बात हो रही है वो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद फिर एसर्टिव सेंटेंस में बात हुई, इसके बाद प्लीज लगा के मेन और फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है ये इंपरेटिव सेंटेंस में, मतलब तीन प्रकार के सेंटेंस एक ही वाक्य में जोड़े गए नरेशन के। तो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी हमने कहा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि पहले इंट्रोगेटिव, फिर असर्टिव और फिर इंपरेटिव, अलग अलग। तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले जब कई सेंटेंस हों तो घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको पहला सेंटेंस लेना है और पहला सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा वाला भी लेना है। आगे समझ लीजिए कुछ लिखा ही नहीं, आपको सॉल्व करना है केवल पहला सेंटेंस। तो बनेगा जाके यहां से क्या, कमल आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क लगा है तो वाई, क्वेश्चन मार्क ही हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो कंजक्शन आ जाएगा। फिर एसर्टिव बनाएंगे तो यू बदलेगा मी से तो आ गया आई, डू नॉट का बन जाएगा सीधा सीधा डिड नॉट, लैंड का वही सेम रहेगा, मी बदलेगा कमल से, सब्जेक्ट से बदलेगा फर्स्ट पर्सन तो आ जाएगा हिम आ गया आपका यहाँ पर सीधा सीधा हिम लिख देंगे। इसके बाद योर ऑब्जेक्ट से बदलता है तो मी से बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माई पॉजेसिव केस है। इसके बाद पेन। तो देखो पहला तो हमने सॉल्व कर दिया, इसमें कोई इतना कठिनाई नहीं थी। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके सेंटेंस चेंज मिले तो हमेशा याद रखिएगा आप तुरंत एंड लगा दीजिए दूसरे सेंटेंस के लिए। किस वाले के लिए, इस वाले के लिए जो लिखा है आई विल रिटर्न इट वेन एवर यू वांट, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं आपको वापस लौटा दूंगा पेन, ठीक है ना। तो एंड का प्रयोग करें, जब भी आगे कोई नया सेंटेंस आए तो आप वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए नरेशन में उस एंड का प्रयोग करें। तो एंड, अब जब एंड लग जाए तो जो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला उसको हम भूल जाते हैं कि वो है ही नहीं। इसका मतलब है कि अब ये सेंटेंस नहीं है, क्या है, ये सेंटेंस अब हमारा नहीं है। अब सेंटेंस जैसे हमने पहले में यूज किया वैसे ही अब हम इसको लेंगे इस वाले सेंटेंस के साथ। बात समझ में आ गई? जैसे हमने इसको सॉल्व किया ना वैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इस वाले सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग से करेंगे और स्टार्टिंग जब भी हम एंड लगा के स्टार्टिंग से सेंटेंस करेंगे तो वहां पर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको नहीं लेते, केवल रिपोर्टिंग वर्ब को लिए जाते हैं। एंड के बाद केवल रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर एंड आएगा, एंड के बाद सेट टू की जगह क्या आएगा यहाँ पे, टोल्ड। क्यों? क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है आगे तो एसर्टिव के लिए टोल्ड का प्रयोग होगा। और आप चाहो तो सेड भी केवल लिख सकते हो, उसमें कोई गलती, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के लिए ये इनकरेक्ट नहीं माना गया। आप चाहो तो एंड सेड लिख दो, आप चाहो तो एंड टोल्ड भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सेट टू का टोल्ड बनेगा। अब हमने जब रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं तो यहाँ पर हमें जब दिखाया नहीं गया रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट तो चाहे तो हम केवल एंड सेड भी लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन सही है, ठीक है ना। तो टोल्ड आया, इसके बाद क्या करेंगे, एसर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया। इसके बाद आई कमल से बदलेंगे तो आ जाएगा ही। इसके बाद विल का वुड। इसके बाद रिटर्न हो जाएगा आपका। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और वेन ईवर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, इट के बाद वेन ईवर। अब यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो ऑब्जेक्ट मी है तो आई आ जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। बाकी प्रोनाउन चेंजिंग आप वैसे ही करिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। इतना हो गया आपका। अब देखिए आगे फिर दूसरे टाइप का सेंटेंस आ गया। अब इसका मतलब है कि अब हमको ये हटा देना, इतना पोर्शन जितना सॉल्व हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला उतना हम हटाते चले जाएंगे। केवल हमें रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस लेना है और आगे जो भी नया सेंटेंस आएगा उसको उसमें इंक्लूड करके हमें रूल फॉलो करना है। इसका मतलब है कि ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब बचा हमारा ये चीज इसके लिए। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा प्लीज वाला वाक्य। तो हमने क्या बताया कि पहले एंड लगाएंगे, एंड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब प्लीज के लिए क्या आएगी, जैसे यहाँ पर क्या आया था, टोल्ड आया था क्योंकि असर्टिव सेंटेंस था। अब यहाँ पर इंपरेटिव है तो क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब आ गई रिक्वेस्टेड, क्योंकि हम इसको ले नहीं सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब एंड के बाद ली जाती है। फिर इसके लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आएगा, टू आएगा। फिर प्लीज हटा के वर्ब से उतारा जाता है तो हो जाएगा हेल्प द नीडी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि एक रिपोर्टिंग वर्ब हो, इसके बाद कई अलग अलग सेंटेंस दिए गए हो, जैसे देखो इंट्रोगेटिव था, ये असर्टिव था, ये इंपरेटिव था, तो हमेशा एक एक इंट्रोगेटिव एक एक आप सेंटेंस को सॉल्व करें। रिपोर्टिंग वर्ब तो हर एक सेंटेंस के लिए सेम ही रहेगी,
लेकिन जो भी आगे सेंटेंस 2 हो या 3 हो, 4-4, 10 सेंटेंस आ जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक सेंटेंस को सॉल्व करते जाओ और रिपोर्टिंग वर्क को उसी सेंटेंस के अनुसार आप बदलते चले जाइए, और जैसा आगे सेंटेंस हो, असर्टिव है तो असर्टिव का रूल लगा दीजिए, और जैसे वो इंपरेटिव है तो इंपरेटिव का एंड लगा के रूल लगा दीजिए। तो आज की वीडियो में आई होप आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। मोस्टली आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत ज्यादा जानकारी अच्छे से अच्छी मिली होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 4 पर।